नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नवरंग सैन और स्वागत है आपका टीजीआई के अमेरिका स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में। सोमवार 1 जून के समाचारों में हम देखेंगे कि असाइलम मांगने वाले लोगों को अमेरिका से जल्द रवाना करने के लिए अब इमिग्रेशन कोर्ट्स कौन सी तरकीब आजमा रही है, उसकी विस्तृत जानकारी। साथ ही जॉर्जिया में हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश में शादी के गिने चुने घंटों में ही किन परिस्थितियों में एक भारतीय मूल के युवक की मौत हो गई और उसकी पत्नी की स्थिति फिलहाल कैसी है, उसकी एक रिपोर्ट। और अंत में इलीगली अमेरिका पहुंचने के बाद खुद के गे होने का दावा करके असाइलम का केस करने वाले एक युवक को यूएस सिटीजन के साथ शादी करना क्यों भारी पड़ गया, उसके बाद आज के इस बुलेटिन में। अगर आपने अमेरिका में असाइलम का केस किया हुआ है तो अपनी मास्टर हियरिंग की डेट एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जिनकी मास्टर हियरिंग 2027 से 2029 तक होने वाली थी, ऐसे कई इमिग्रेंट्स की डेट अब बदल दी गई है। एनबीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार इमिग्रेशन कोर्ट्स अधिक से अधिक लोगों के डिपोर्टेशन ऑर्डर इशू करने के लिए अब एक नई ही तरकीब आजमा रही है, जिसके तहत एक साथ 100 जितने लोगों को मास्टर हियरिंग के लिए बुलाया जा रहा है। साथ ही जिनकी डेट्स 2029 तक शेड्यूल थी, उनकी मास्टर हियरिंग भी अब जल्द से जल्द हो रही है। असाइलम के केस की पहली हियरिंग को मास्टर हियरिंग कहा जाता है और अब तक इमिग्रेशन कोर्ट्स एक साथ 2 से 3 दर्जन इमिग्रेंट्स को इसके लिए बुलाती थी, जबकि अब सीधे 100 जितने लोगों को एक साथ कोर्ट में बुलाया जा रहा है। हालांकि कई इमिग्रेंट्स को पता ही नहीं है कि उनकी मास्टर हियरिंग की तारीख बदल दी गई है। अगर ऐसे लोग कोर्ट में हाजिर ना हो तो तुरंत ही उनके नाम का फाइनल रिमूवल ऑर्डर भी इश्यू कर दिया जाता है। इस मामले में कुछ इमिग्रेशन लॉयर्स ने एनपीआर से बात करते हुए बताया कि जिन इमिग्रेंट्स ने वकील नहीं रोके हैं, अब उनके डिपोर्टेशन के चांस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऐसे कई लोगों को कोर्ट की नोटिस ही ना मिली हो, ऐसी भी संभावना है। इसके अलावा कोर्ट में जितने लोगों के बैठने की जगह होती है, उससे ज़्यादा लोगों को बुलाया जा रहा है, जिससे लोगों को यही समझ नहीं आता कि जज के सामने कब पेश होना है। अगर कोर्ट में पहुंचने के बाद भी कोई जज के सामने हाजिर होने में देरी करे तो भी फाइनल रिमूवल ऑर्डर इश्यू हो सकता है। अब तक लोग मास्टर हियरिंग में हाजिर होकर वकील हायर करने के पैसे नहीं हैं या फिर वकील को ढूंढना जारी है, ऐसे बहाने बनाकर भी अगली तारीख ले लेते थे। हालांकि अब ये सब तरकीब भी लगभग बंद हो गई है। इमिग्रेशन वकीलों का कहना है कि शिकागो, बॉस्टन और चैम्सफोर्ड, मैसाचुसेट्स की कोर्ट्स में फिलहाल इसी तरह से कामकाज चल रहा है और आने वाले दिनों में डलास इमिग्रेशन कोर्ट में भी यही स्थिति देखने को मिलेगी। इन चारों लोकेशंस पर इलीगल इमिग्रेंट्स बड़ी संख्या में रहते हैं। आने वाले समय में अमेरिका की सभी इमिग्रेशन कोर्ट्स इसी तरह इलीगल इमिग्रेंट्स को उलझन में डालकर डिपोर्टेशन ऑर्डर दे देगी, ऐसी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रम्प सरकार एक साल में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों को डिपोर्ट करना चाहती है। पिछले साल इस टारगेट को केवल 60% ही पूरा किया जा सका था। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रम्प खुद इमिग्रेशन कोर्ट्स में लाखों केस पेंडिंग होने पर कई बार शिकायत कर चुके हैं। उन्होंने कुछ भी करके इस बैकलॉग को घटाने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसके लिए अब अंधाधुंध लोगों के रिमूवल ऑर्डर्स इश्यू हो रहे हैं। अगर कोई अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट हियरिंग में गलती से भी गैर हाजिर रहे तो भी उसका फाइनल रिमूवल ऑर्डर इश्यू हो जाता है। ये ऑर्डर आते ही इमिग्रेशन ऑफिसर्स ऐसे किसी भी इमिग्रेंट को पकड़कर डिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर हियरिंग में हाजिर रहे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट ने अगर आइस में हाजिरी ना दी हो, ऐसा पता चले तो भी उसे कोर्ट में ही अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी डर के कारण कोर्ट में सुनवाई में हाजिर ना होने वालों की संख्या बढ़ रही है। इमिग्रेशन अटॉर्नीज ये भी शिकायत कर रहे हैं कि मास्टर हियरिंग की तारीख बदल दी गई हो। ऐसे कुछ मामलों में इमिग्रेंट को या फिर उनके अटॉर्नी को कोर्ट की नोटिस पोस्ट या फिर ईमेल से मिलती ही नहीं है, और अगर नोटिस मिल भी जाए तो भी बहुत देरी से मिलती है। जो इलीगल इमिग्रेंट नियमित रूप से अपना ईमेल अकाउंट चेक नहीं करते, उन्हें नोटिस की जानकारी ही ना हो, ये भी संभव है। टेक्सास में प्रैक्टिस करने वाले एक इमिग्रेशन लॉयर ने तो यहाँ तक दावा किया है कि इमिग्रेशन कोर्ट्स खुद ऐसा मानकर चल रही है कि ज्यादातर एलियंस हाजिर नहीं ही होंगे
और ऐसे सभी मामलों में इन एब्सेंशिया रिमूवल ऑर्डर इशू करने की तैयारी पहले से ही कर ली गई होती है। इस वकील का ये भी कहना था कि अगर सभी लोग हियरिंग में हाजिर रहें तो कोर्ट में पैर रखने की भी जगह ना बचे, ऐसी स्थिति है। एक्सपर्ट्स की माने तो कुछ देशों के इमिग्रेंट्स की मास्टर हियरिंग प्रीपोन की जा रही है और जुवेनाइल इमिग्रेंट्स की डेट्स भी बदल रही है। मास्टर हियरिंग में लॉयर और करंट लोकेशन की डिटेल्स देने के साथ असाइलम के लिए दी गई स्टोरी के सबूतों की डिटेल्स भी पेश करनी होती है। इसके बाद एक दो हियरिंग में ही फाइनल जजमेंट आ जाता है। जिन्होंने असाइलम के लिए फेक स्टोरी दी है, ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हियरिंग में ही अमेरिका छोड़ देने के लिए कह दिया जाता है। जो लोग अमेरिका से डिपोर्ट हुए हैं उनकी माने तो दूसरी तीसरी हियरिंग में जज असाइलम की स्टोरी या फिर होम कंट्री वापस जाने में क्या दिक्कत है, ऐसा कुछ भी पूछने के बजाय हियरिंग शुरू होते ही इलीगल इमिग्रेंट से सीधा ऐसा ही सवाल करते हैं कि वे अपने खर्च पर डिपोर्ट होने के लिए तैयार हैं या फिर अमेरिका की सरकार उन्हें डिपोर्ट करे। जो सेल्फ रिमूवल के लिए तैयार हो जाते हैं उन्हें 1-2 महीने में अमेरिका छोड़ देने के लिए कहा जाता है, जबकि जिन्हें सरकारी खर्च पर डिपोर्ट होना है उन्हें कुछ समय डिटेंशन सेंटर में भी बिताना पड़ सकता है। वैसे तो फाइनल रिमूवल ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन ट्रंप की सरकार में इसके लिए वकील को तगड़ी फीस चुकाने के बाद भी कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। अमेरिका में घटी एक दर्दनाक घटना में भारतीय मूल के पायलट की शादी के महज कुछ ही घंटों में मौत हो गई है। मृतक डेल्टा एयरलाइंस में फर्स्ट ऑफिसर था। डेव फिजी नामक ये पायलट शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ जिस हेलीकॉप्टर में सवार हुआ था वह उड़ान के कुछ मिनटों में ही क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए डेव की वहीं पर मौत हो गई थी, जबकि उसकी पत्नी जैसानी एटलांटा के अस्पताल में फिलहाल मौत से जंग लड़ रही है। जॉर्जिया की ग्विनेट काउंटी में रहने वाला डेव फिजिजिस रॉबिन्सन R-66 हेलीकॉप्टर में सवार था और डावसनविल के पास स्थित वेडिंग वेन्यू से थोड़ी ही दूर क्रैश हो गया था। शुक्रवार की रात शादी का समारोह पूरा होने के बाद जब यह कपल हेलीकॉप्टर में बैठकर होटल की ओर रवाना हो रहा था तभी यह दुर्घटना हुई थी, जिसमें डेव के साथ हेलीकॉप्टर उड़ा रहे पायलट की भी मौत हो गई। मृतक डेव का परिवार मूल रूप से केरल का रहने वाला था। उसके पिता जॉर्ज फिजी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनका बेटा शादी के बाद बेहद खुश था, लेकिन उसकी यह खुशी कुछ ही घंटों में मातम में बदल गई थी। डेव और जैसानी की शादी में लगभग 400 जितने मेहमान मौजूद थे। डेव की पत्नी जैसानी भी मूल रूप से केरल की रहने वाली है। शादी का जश्न पूरा होने के बाद डेव और उसकी पत्नी रॉबिन्सन R-66 हेलीकॉप्टर में सवार हुए थे। उन्हें डी-काल पीचट्री एयरपोर्ट पर पहुंचना था। ये कपल अपनी फर्स्ट नाइट डाउनटाउन एटलांटा में स्थित एक होटल में बिताने वाला था, लेकिन उन्हें लेकर टेक ऑफ होने वाला हेलीकॉप्टर डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया था। वेडिंग वेन्यू के पास ही स्थित एक घने जंगल जैसे इलाके में यह दुर्घटना हुई। हालांकि हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के काफी समय बाद इसकी जानकारी मिल सकी। मृतक के पिता के अनुसार डेव और हेलीकॉप्टर का पायलट वहीं पर दम तोड़ चुके थे, लेकिन जैसानी मलबे में फंसी हुई थी और रेस्क्यू टीम 6 घंटे के बाद उन तक पहुंच पाई थी। हेलीकॉप्टर जब क्रैश होकर गिरा तब जैसानी बेहोश हो गई थी। जब वह होश में आई तो लहूलुहान हालत में डेव उसके पास ही था। हालांकि उस समय डेव का शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसकी सांसें भी थम गई थी। पेशे से नर्स जैसानी उसी समय समझ गई थी कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। जैसानी को काफ़ी चोटें आई हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी है और फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। अमेरिका में ही जन्मा डेव जब 10 साल का था तभी से वह पायलट बनना चाहता था। जैसानी के साथ उसकी मुलाकात एक चर्च में हुई थी और वे अच्छे दोस्त बन गए थे और फिर उन्होंने लाइफ पार्टनर बनने का भी फैसला किया था। शुक्रवार की रात उनके हेलीकॉप्टर ने जब उड़ान भरी उसी समय काफ़ी बारिश हो रही थी, इसीलिए पेशे से पायलट होने के कारण डेव ने मौसम खराब होने को लेकर चिंता व्यक्त की थी। डेव के पिता की माने तो विजिबिलिटी 0 हो जाने के कारण उसने हेलीकॉप्टर के पायलट को चेतावनी भी दी थी कि ऐसी स्थिति में टेक ऑफ करना खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि तब हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले ने ऐसा कहा था कि हाई एल्टीट्यूड पर उड़ान भरने से कोई दिक्कत नहीं आएगी।
फिलहाल नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी इस दुर्घटना की जांच कर रहा है। हेलीकॉप्टर किन परिस्थितियों में क्रैश हुआ, इसका कोई सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस दुर्घटना से डेव के परिवार वाले गहरे सदमे में हैं। उनके पिता ने तो यहाँ तक कह दिया कि भगवान की दया से बेटे की शादी बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुई थी, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद सब कुछ तबाह हो गया। डेव की अंतिम विधि इसी वीकेंड पर हो सकती है। अमेरिका में हुई ऐसी ही एक दुर्घटना में जनवरी 2025 में वॉशिंगटन डीसी एयरपोर्ट के पास अमेरिकन एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट एक आर्मी हेलीकॉप्टर के साथ क्रैश होने से 67 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें विकेश पटेल नाम का एक भारतीय युवक भी शामिल था। विकेश जनरल इलेक्ट्रिक में 10 साल से भी अधिक समय से काम कर रहा था। उसकी मौत हुई तब उसकी पत्नी को 1.5 महीने की प्रेगनेंसी थी। विकेश की उम्र सिर्फ 33 साल थी और उसकी शादी 2024 में ही हुई थी। विकेश की मौत के बाद उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया था। अमेरिका में इलीगली दाखिल होने के बाद एक यूएस सिटीजन से शादी करने वाले एक नकली गे को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। 2023 में अमेरिका पहुंचने वाले इस शख्स ने गे होने का कारण बताकर खुद के देश में प्रताड़ित किया जाता है ऐसी कहानी बनाकर अमेरिका में असाइलम मांगा था। हालांकि 3 साल के बाद उसकी चोरी पकड़ी गई है और अब वो जेल की हवा खा रहा है। अमेरिकन मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार 21 मई को फेडरल ऑफिसर्स ने साले दिन हबीब नाम के इस शख्स को अरेस्ट किया था। हबीब असाइलम का केस करके वर्क परमिट हासिल करने के बाद इंडियाना के पोर्टलैंड में स्थित एक जेल में गार्ड के तौर पर काम कर रहा था। डीएचएस का कहना है कि 2023 में एरिजोना वाली बॉर्डर क्रॉस करके इलीगली यूएस आया हबीब मूल रूप से अफ्रीकी देश मॉरिटानिया का निवासी है। आश्चर्य की बात यह है कि खुद के गे होने का दावा करने वाले हबीब ने 2025 में ही यूएस सिटीजन महिला से शादी की थी और इसी वजह से शायद उसकी चोरी पकड़ी गई है। हबीब ने जिससे शादी की है वो महिला भी कोई और नहीं बल्कि इंडियाना की जे काउंटी के शेरिफ यानी कि पुलिस चीफ की सौतेली बेटी है। इसी शेरिफ ऑफिस ने मतलब कि हबीब के ससुर ने उसे काउंटी जेल में काम पर लगवा दिया था। हालांकि अमेरिका में सरकारी नौकरी पा चुका यह अफ्रीकी अब डिपोर्टेशन तक आइस की जेल में ही रहने वाला है। एक लोकल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जे काउंटी के शेरिफ की सौतेली बेटी से शादी करने से पहले ही हबीब का सिलेक्शन हो चुका था। इस मामले में शेरिफ लैरी न्यूटन यानी कि हबीब के ससुर ने कंफर्म किया कि हबीब लोकल जेल में एक अनार्म्ड गार्ड के रूप में नौकरी करता है। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उसके पास एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स थे और हायरिंग प्रोसेस पूरी होने के बाद ही उसका सिलेक्शन किया गया था। हबीब ने अपने ड्राइवर्स लाइसेंस और सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी सबूत के तौर पर पेश किए थे। नौकरी प्राप्त करने से पहले उसने फेडरल ई-वेरीफाई एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन चेक भी क्लियर किया था और उसके बाद उसे जॉब पर रखा गया था। तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो हबीब के ससुर ने उसे नौकरी पर रखने में कहीं भी अपनी मनमानी नहीं चलाई। काउंटी ऑडिटर ऑफिस ने भी मीडिया को बताया कि हबीब ने फॉर्म I-9 जमा करवाया था और ई-वेरीफाई चेक पूरा हो जाने पर उसे ये नौकरी दी गई थी। ऑडिटर ऑफिस का ये भी कहना था कि किसी भी रेफरेंस चेक, बैकग्राउंड चेक और ड्रग टेस्ट के लिए संबंधित डिपार्टमेंट जिम्मेदार होते हैं और अगर ई-वेरीफाई सिस्टम में कोई खामी आई होती तो हबीब को नौकरी नहीं मिल सकती थी। हालांकि हबीब की टिप फेडरल अथॉरिटी तक किसने पहुंचाई ये अभी तक क्लियर नहीं हो सका है। मुस्लिम देशों से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स गे होने का कारण बताकर अपनी होम कंट्री में अत्याचार होता है ऐसा दावा करके अमेरिका में असाइलम मांगते हैं। कई इंडियंस भी ऐसी स्टोरीज दे चुके हैं जिनमें से कुछ लोगों को ग्रीन कार्ड भी मिले हुए हैं और उसके बाद ये तथाकथित गे अमेरिका में ही शादी करके सेटल हो जाते हैं। हबीब ने अगर ग्रीन कार्ड मिलने के बाद या फिर अमेरिका में सरकार बदलने के बाद शादी की होती तो शायद उसे कोई दिक्कत ना आती, लेकिन शादी करने के लिए की गई जल्दबाजी उसे काफ़ी भारी पड़ गई है। संभव है कि असाइलम का केस पूरा होने से पहले ही लीगल स्टेटस हासिल करने के लिए उसने ये रिस्क लिया हो।
हालांकि अब अफ्रीका के इस गे को अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। वैसे तो हबीब ने यूएस सिटीजन के साथ शादी करने के बाद अगर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया होता तो भी वो शायद पकड़ा ही जाता, लेकिन ये बात ग्रीन कार्ड तक पहुंचे उससे पहले ही महाशय आइस के हाथ लग चुके हैं। असाइलम के लिए फेक स्टोरी देने वालों पर ट्रंप सरकार वैसे भी भारी दबाव बना रही है। ऐसे लोगों के केस तो जल्दी पूरे हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही उन पर दूसरी तरह से भी नजर रखी जा रही है। 2024 तक लोग खुद को गे बताकर असाइलम मांगने के बाद शादी करते ही थे और लगभग किसी भी एलियन के खिलाफ इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब ये होशियारी दिखाना भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका की आज की बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ टीजीआई पर ही आपको मिलेगी एनआरआई से जुड़ी सारी खबरें और वह भी पूरे विश्लेषण के साथ। अगर आप हमारे साथ कोई टिप शेयर करना चाहते हैं तो फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमारा संपर्क कर सकते हैं। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। मैं हूं नवरंग सैन, जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए टीजीआई।